आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन में बैठे बैठे मैं बॉस की कही उस बात के बारे में सोच रहा था जब उन्होंने मुझसे ये कहा था, उमेश, अभी कमलपुर के लिए निकलो, वहाँ स्टील प्लांट में जाओ और हाँ, इस बार का ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। बॉस के ये कहने का तरीका मुझे थोड़ा बुरा तो लगा था, मगर हर एम्प्लॉय की तरह ही मैंने भी उनका गुस्सा और कड़वी बातों को बर्दाश्त कर लिया। वैसे तो मुझे कमलपुर के स्टील प्लांट में कल सुबह पहुंचना था, लेकिन इस बार मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं आज रात ही कमलपुर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं ट्रेन से उतरा और साथ ही जब निगाहें प्लेटफॉर्म में लगी घड़ी पर गईं तो वक्त हो रहा था रात के 11:15 बजे का। ट्रेन के जाते ही मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा। बड़ा छोटा सा स्टेशन था। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे ने अपना घर बना रखा था। खैर मुझे क्या, मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। आसपास इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि मैं अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुन पा रहा था। खैर मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो अंदर और बाहर में मुझे कुछ खास फर्क दिखा नहीं। बाहर भी खालीपन ने अपना डेरा जमा रखा था। मैंने सोचा आज रात किसी होटल में रुक जाता हूँ, कल का कल देखा जाएगा। और यही सोचकर मुझे अपने सामने जो भी रास्ता दिखा मैं उसी पर चलने लगा। मगर उस सीधे रास्ते पर मुझे दूर दूर तक कोई होटल, यहाँ तक कि एक लाइट का खंभा भी नहीं दिख रहा था। उस अंधेर नगरी में रोशनी का इकलौता साधन मेरा फ़ोन ही था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी पीछे से आती एक आवाज़ ने मेरे कान में दस्तक दिया। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ घोड़े के टाप की है। पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी टांगा लिए मेरे पास आ रहा था। मैंने सोचा शायद ये मुझे किसी होटल तक पहुंचा देगा। यही सोचकर मैं उस तांगे वाले को हाथ दिखाकर रुकवाने लगा। उसने तांगे को मेरे से कुछ फासले पर ही रोक दिया और बोला, कहाँ जाना है बाबूजी? उस तांगे वाले का पूरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उसके चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ ढक रखा था। अब या तो उसका चेहरा सफ़ेद था या फिर दाढ़ी। खैर मैं बोला, भाई साहब, मुझे किसी होटल तक छोड़ देंगे या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ मैं रात कटा सकूं? इतना बोलते ही मेरे नाक में एक सड़ी हुई सी बदबू टकराई, जिससे कोई बड़ा जानवर मर गया हो। खैर वो तांगे वाला बोला, साहब ये गांव है, यहाँ होटल नहीं मिलेगा। आप आज रात स्टेशन में ही वेटिंग रूम में रुक जाओ, मैं कल आपको स्टील प्लांट ले चलूँगा। उस आदमी के मुंह से स्टील प्लांट का नाम सुन के मैं एकदम से चौंकते हुए बोला, पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्टील प्लांट जाना है? इस पर वो तांगे वाला मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ सब स्टील प्लांट जाने के लिए आते हैं साहब। और इतना बोलकर वो तांगे वाला वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वो जो सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई। खैर मैंने सोचा कि ये तांगे वाला यहाँ का लोकल आदमी है, और जब इसी ने कह दिया कि यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा तो सच में नहीं मिलेगा। और ऐसे में वेटिंग रूम में रात गुजारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले ही पल मैं वापस से स्टेशन में था और वेटिंग रूम ढूंढने के लिए अपनी नज़रें दौड़ा रहा था। तभी मुझे एक कमरे के बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ दिखा। मैं उस कमरे की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेरे नाक में वही सड़ी हुई सी गंध आई। फिर बाद में मुझे बेंच पर एक बूढ़ा आदमी, एक बुढ़िया और एक मेरी ही उम्र का लड़का बैठा दिखा। उन सब ने भी अपना पूरा शरीर उस तांगे वाले की तरह ही
चादर से ढक रखा था। मुझे देखते ही पता नहीं क्यों वो तीनों एकदम से उठकर खड़े हो गए और उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। खैर मैं भी उसी बेंच पर उनके पास जाकर बैठ गया। बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का मुझे अभी भी घूरे जा रहे थे, जैसे उन्होंने मेरे जैसे इंसान को पहले कभी देखा ही ना हो। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन तभी अचानक ही मुझे ठंड लगने लगी। मई के महीने में ठंड लगना अजीब बात तो थी ही, मगर उससे भी ज़्यादा मैं हैरान इस बात से था कि वो सड़ी हुई सी बदबू अभी भी आ ही रही थी, जबकि ना तो वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और ना ही कोई खिड़की। तभी मैं उस बूढ़े आदमी से बोला, कितना अजीब है ना, मई के महीने में ठंड लग रही है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने खरखराती आवाज़ में कहा, हाँ, यहाँ आसपास पहाड़ है ना, इसलिए। वो दुर्गंध अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरा उस वेटिंग रूम में रुकना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने नाक को हाथ से दबाकर बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने उस आदमी से कहा, जी बस यहीं पे। और ये बोलकर मैं उस वेटिंग रूम से बाहर निकल गया। मैं जैसे ही वेटिंग रूम से बाहर निकला, तभी वो सड़ी हुई सी बदबू भी एकदम से बंद हो गई। मैंने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और एक सिगरेट जलाकर वेटिंग रूम के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया। अभी मैं सिगरेट का कश ले ही रहा था, तभी एक आवाज़ आई, बेटा तुम सिगरेट पीने लगे हो? मैंने उस आवाज़ की ओर देखा तो वही तीनों, यानी वो बूढ़ा बुढ़िया और वो लड़का वेटिंग रूम के दरवाजे पर खड़े थे। मैं उस बूढ़े आदमी को जवाब देना तो चाहता था, मगर क्या बोलूं ये समझ नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं वहां से उठकर उन दोनों से दूर जाने लगा। अभी मैं उन लोगों की ओर देखते हुए चल ही रहा था, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और एक आवाज़ आई, हे, मरना है क्या? वो स्टेशन मास्टर थे और मैं चलते हुए रेलवे ट्रैक में गिरने जा रहा था, जिसमें एक मालगाड़ी आ रही थी। मैंने स्टेशन मास्टर को शुक्रिया किया और जब वेटिंग रूम की ओर देखा तो वो तीनों वहाँ से गायब थे। डर से मैं फिर उस वेटिंग रूम में नहीं गया और प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर ही लेट गया। अगले 5 से 10 मिनट में ही मैं गहरी नींद में चला गया और फिर अगली सुबह ही मेरी आँख खुली। मैं स्टेशन पर पहली बार भीड़ भाड़ देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। खैर मैंने स्टेशन पर ही चाय पिया और फिर निकल पड़ा स्टील प्लांट की ओर। मैं स्टील प्लांट पहुंचा और थोड़ी बातचीत के बाद मुझे अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल गया, मगर इस भाग दौड़ के दौरान कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं स्टील प्लांट से निकल रहा था तो तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। वापसी की ट्रेन रात के 10:30 बजे की थी। लिहाजा मैं थोड़ा खाना पीना करके स्टेशन पहुंचा और कल रात की तरह ही प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया। जैसे जैसे रात घनी होती गई वैसे वैसे स्टेशन खाली होता गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब कल रात की तरह ही उस पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं अकेला था। मेरी ट्रेन भी अब कुछ ही मिनटों में आने को थी, लेकिन तभी मेरे नाक में वही सड़ी गली सी बदबू आने लगी। मैं जानता था कि कौन होगा। मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि वही बूढ़ा बुढ़िया और लड़का है, मगर इस बार उनके साथ वो तांगे वाला भी था जिसने मुझे कल रात वेटिंग रूम में रुकने की हिदायत दी थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, जा रहे हो बेटा? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। ट्रेन को देखने के बाद मैं जब उन लोगों की ओर पलटा तो उस बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही वो लड़का
और वो बुढ़िया भी रो रहे थे। मैंने अपनी जेब से 100 का एक नोट निकाला और जैसे ही उस बूढ़े के हाथ में थमाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो मैं दंग रह गया। उसका हाथ किसी बर्फ की सिल्ली की तरह था। खैर, पैसे थमाकर मैं बुजुर्ग के लिहाज से उनका पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुका तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए यानी उल्टे थे। यही नहीं बल्कि उस बुढ़िया, वो लड़का और उस तांगे वाले के पैर भी उल्टे थे। मैं ठिठक कर पीछे हट गया और पता नहीं क्यों मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं स्टेशन मास्टर के कैबिन में था। मुझे होश में आता देख स्टेशन मास्टर ने कहा, आप वही है ना जो कल रात पटरी पर गिरने वाले थे? इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए स्टेशन मास्टर को सब कुछ बता दिया, जिस पर उन्होंने अपनी कुर्सी के पास ड्रॉवर में से एक अखबार निकाला और अखबार का एक पेज मेरे सामने करते हुए कहा, कहीं वो लोग ऐसे तो नहीं दिखते थे? मैंने वो अखबार देखा तो उसमें उन तीनों के साथ उस तांगे वाले का भी फोटो था और साथ ही एक और लड़के का, जिसके नीचे लिखा था, लाश अभी तक मिली नहीं है। और उस लड़के की फ़ोटो बिल्कुल मेरे जैसी थी। तब स्टेशन मास्टर ने बताया कि दरअसल कुछ दिनों पहले तांगा समेत खाई में गिर जाने की वजह से इन सभी की मौत हो चुकी है और इनमें से जो लड़का मेरी तरह दिखता था उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है। ये सब जानकर मुझे अब उस बुजुर्ग का प्यार और अपने बेटे की तरह मानना सब कुछ समझ आ गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।